बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। टाटा स्टील लिमिटेड में क्या चीज है? स्टील एल्यूमिनियम नॉट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील। देखो अब नेगोशिएशन चल रहे थे, नेगोशिएशन चले तो भैया क्या निकल के आया कि इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील कर लेंगे भैया। ये रिपोर्ट्स अभी बता रही है कि इंडिया और यूएसए के बीच में मिनी ट्रेड डील हुई है, जिसमें स्टील एल्यूमिनियम सेक्टर यानी कि दो कमोडिटीज नहीं है, जिसकी वजह से टाटा स्टील को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, सेल को नुकसान झेलना पड़ सकता है, नाल्को को नुकसान झेलना पड़ सकता है और बाकी जो भी कंपनीज होगी उनको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से टाटा स्टील 2% तक गिरा। ठीक है, टू ट्रेड एट 158 रुपीज पर यहां पर गिर गया था। वाइल दोज ऑफ स्टील मतलब कि सेल का शेयर और नाल्को का शेयर लगभग 1.5% तक ड्रॉप कर गए थे। ठीक है, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी एंटरप्राइज शेयर्स फॉर ट्रेडिंग इन द रेड विद मार्जिनल लॉसेस। ये शेयर्स भी आपको आज के दिन लॉसेस में ही जाते देखने को मिले। तो भैया ये हुआ क्या यहां पर कि इस सेक्टर को पूरी तरह से बेसिकली यहां अलग रख दिया गया है, ये वाले सेक्टर को, और बाकी सेक्टर को मिनी ट्रेड डील में कर दिया गया है। अब अलग रखा तो भैया टैरिफ कितना लगेगा? 50%। 50% टैरिफ लगेगा ऑन एक्सपोर्ट्स, यानी कि यहां से जो माल यूएसए में जाएगा उस पर 50% टैरिफ लगेगा। तो ये बात यहां पर कर दी है पूरी यहां पर इन्होंने कि इस सेक्टर को अलग रखा जाएगा, ये कमोडिटीज को अलग रखा जाएगा और 50% का टैरिफ मान भी गए हैं भैया। चलो जी, अब क्या कह सकते हैं इस पर। Q1 का डाटा आया था, तो यहां पे जो वापस से साइकिल रिवर्सल हुआ है ना, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर इंडिया। अभी भी कहीं ना कहीं टाटा स्टील के जब आप बात करोगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है 5.26 पे आया है। 5.26, ये सारी फिगर्स जो आपकी है ये मिलियन टन के अंदर है। तो 5.26 का आया है टाटा स्टील का इंडिया में प्रोडक्शन वॉल्यूम अभी Q1 में, और Q4 में था 5.44, और पिछले साल Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में था 5.27। ठीक है, मिलियन टन के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट आ गए हम कहीं ना कहीं, यानी कि जो लगातार कंजम्पशन प्रोडक्शन गिर रही थी वो अब फिर से वापस वहीं आ गई है जहां अप्रैल 2024 में थी। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो अप्रैल 2024 से लेकर के 25 तक गिर रही थी वो वापस से फ्लैट तो एटलीस्ट आ गई है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। टाटा स्टील नीदरलैंड यहां पर ग्रोथ है, टाटा स्टील थाईलैंड यहां पर भी ग्रोथ है। इसके अलावा डिलीवरी वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो इंडिया वाले में कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नीदरलैंड में भी आपका कमी आई है यहाँ पे, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा ग्रोथ है। फिर टाटा स्टील यूके, दोनों में ही कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फिर आता है टाटा स्टील थाईलैंड, वहां पर तो इंक्रीज देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये है अभी का डाटा जो कि Q1 में से आया 2026 के प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेकर के। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में न्यूज क्या है? जियो ब्लैक रॉक टू डिसरप्ट इंडियाज फंड्स सेक्टर विद लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने यहां पर चलाई है, इन्वेस्टमेंट ने यहां पर चलाई है जियो ब्लैक रॉक ने, यही स्ट्रैटेजी जियो में चलाई थी जब जियो टेलीकॉम आया था 2016 में शायद से, तब भी यही स्ट्रैटेजी चलाई थी इस पूरी कंपनी ने। और इस बार भी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी चला रहा है जियो ब्लैक रॉक भी। तो ऐसे में अब खतरा यह है कि भैया पूरा सेक्टर जो है वो डिसरप्ट कर सकता है जियो ब्लैक रॉक। अब भैया पूरा सेक्टर डिसरप्ट तो कर देगा, बट कहीं ना कहीं जियो ब्लैक रॉक को खुद को तो फायदा हो ही जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से जियो टेलीकॉम का हुआ, पहले तो फ्री में सिम बांट दिया, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर लो कॉस्ट, यहां पर लो इंटरेस्ट पर कस्टमर्स लेकर के आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं। तो जिस तरह से जियो टेलीकॉम को उठाया था फ्री सिम बांट करके, उसी तरह से लो कॉस्ट और लो इंटरेस्ट यहां पर लगा करके उठाया जा रहा है कस्टमर्स को जियो ब्लैक रॉक के इस म्यूचुअल फंड ज्वाइंट वेंचर के अंदर भी। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बट सेक्टर को इससे दर्द जरूर पहुंचेगा, कंपनी को भले ही इसके फायदे देखने को मिल जाए। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में देखो, आनंद राठी तो ये बहुत बुलिश है। अभी देखा जाए तो इन्होंने री इनिशिएट करी है अपनी कवरेज ऑन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। 23% अपसाइड पोटेंशियल इनके अकॉर्डिंग यहां पर है, 81 रुपीज के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये आर्टिकल यहां पर इन्होंने पब्लिश किया है। द स्टॉक हैज सीन सिग्निफिकेंट गेन्स सपोर्टेड बाय डेट रिडक्शन एंड अ ग्रोइंग ऑर्डर बुक ऑफ 5.6 गीगावाट। यानी कि डेट जो कंपनी खत्म हुआ है, 5.6 गीगावाट का जो कंपनी का पूरा प्रोडक्शन है, उसकी वजह से
कंपनी ने बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी दिखा दी है रिसेंट टाइम्स के अंदर। अब आगे और कितने रिटर्न बनेंगे वो फर्दर डिसाइड होगा, कंपनी के पास प्रोजेक्ट मैनेज कितने अच्छे तरीके से होता है, ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर इस पॉइंट पर आपके साथ बहुत से डिस्कशन की है, प्लीज जाकर के चेकआउट करना उसको भी। अ फ्यू एनालिस्ट, देखो अभी एनालिस्ट ना एक डिलेमा में है कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या पोजीशन बन सकती है। किसी का टारगेट अभी हमने देखा आनंद राठी का 81 का टारगेट है, किसी का टारगेट 70 रुपीज के आसपास का है, तो कोई यहां पर टारगेट दे रहा है 60 रुपीज के आसपास का, 59 रुपीज के आसपास का डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो अभी मार्केट एक्सपर्ट्स ओवरऑल अगर आप इस वाले चार्ट को भी पढ़ोगे तो मार्केट एक्सपर्ट्स एक डिलेमा में है कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वार्टरली नंबर्स आने वाले होते हैं ना, हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कंपनी क्या पास्ट को कंटिन्यू करेगी या फिर उसके ऊपर उठेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपर्ट्स भी इस चीज को लेकर के अभी कॉशियस है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जेपी पावर के शेयर ने 18% तक के रिटर्न दिए हैं, एजीएम से पहले भी रिटर्न दिए और एजीएम के बाद भी ये रिटर्न थोड़े बहुत कंटिन्यू हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एजीएम का आउटकम तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ था, लेकिन जब तेजी बनी है शेयर के अंदर तो सेबी ने भी क्लेरिफिकेशन मांग लिया कि भैया जो आपका इतना बड़ा वॉल्यूम चल पड़ा अचानक से शेयर के अंदर, वो किस रीजन से है। प्राइस सेंसिटिव जो चीजें यहां पर चल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सेबी का काम है, सेबी ने अपना काम यहां पर पूरा किया और जवाब मांगा, और जवाब फिर वही आता है कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है बस उसी वजह से यहां पर इतना वॉल्यूम चल रहा है। तो ये कोई कंसर्न नहीं है बेसिकली, बस जवाब मांगा जाता जब भी कोई इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम बढ़ता देखने को मिले। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बहुत सी डिटेल्स हैं जिनको एनालाइज करना या फिर आपको एंटीसिपेट करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों भैया, शेयर में बड़ी तेजी उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, हर दिन एक ही रेंज पर, बाद में इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जिसके बीच में इन्वेस्टर्स का जो एक कह लो आप होप है ना, वो भी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। ना ही तेजी ना ही गिरावट ना ही कुछ हो रहा है, इन्वेस्टर्स की होप भी टूटती हुई नजर आ रही है, और स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो बहुत ऊपर फंसे हैं उनकी होप भी इस समय खत्म सी है। आर्टिकल्स बहुत सारे, न्यूज बहुत सी है, मैंने कल भी बहुत सी न्यूज आपके साथ डिस्कस करी थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो देखते हैं अभी क्या चीजें यहां पर है, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे आपके बिल्कुल भी नहीं लगते। इन्वेस्टर्स का भरोसा, ना ही तेजी आ रही है, ना ही शेयर गिर रहा है, ना ही बढ़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है शेयर के अंदर। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है ना, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी यहां पर इंक्रीज हो रही है और इन्वेस्टर्स एंगेजमेंट ट्रेंड जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। आपको एक चीज पता होगी कि वोडाफोन आइडिया में शॉर्टर्स बार बार एक्टिव रहते हैं, मतलब कि एक छोटी रेंज पर खरीदा और बेचा, प्रॉफिट निकाला और चले गए। वेयर एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की सस्टेनेबिलिटी ना के बराबर है इस समय। इसी वजह से कोई ना ही फॉल है, ना ही बड़ी तेजी आ रही है, और ना ही कोई आपका इन्वेस्टर एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत हेवी है। तो ये चीजें भी आपकी रोक रही हैं इस समय शेयर को। रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में इस वीक रिलायंस पावर तो नहीं बट रिलायंस ग्रुप में दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है। यस, रिलायंस ग्रुप में दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है। पहली अपडेट का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हमें रिलायंस पावर पे भी आता देखने को मिला, दूसरी अपडेट थोड़ा न्यूट्रल है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई खुशखबरी आ गई या कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज कंपनी में आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों में से। लेकिन क्या रिएक्शंस यहां पर स्टॉक पे देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीजों को समझेंगे। ऑल तो मैंने आपके साथ एक पैटर्न बना करके रखा था, असेंडिंग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। उस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में हमारी एक ट्रेंड है, क्या वो ट्रेंड अभी भी बनी हुई है, या पर उस ट्रेंड के नीचे 62, 52 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके देखने को मिल सकते हैं। हर पॉसिबिलिटी को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या आगे बन सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। तो ये अपडेट कंपनी ने आज के दिन बताई है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस पावर, जिसका नोटिस मिला था किसकी तरफ से, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, नोटिस इशू करा था किसने, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, रिलायंस एनयू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज चैलेंज्ड द नोटिस इशूड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। जो नोटिस इन्होंने भेजा था भैया उसको चैलेंज किया है आज के दिन, जिसमें हाई कोर्ट से मांग की गई थी भैया
स्टे लगाने की, जो नोटिस था उसके ऊपर स्टे लगाने की मांग की गई थी, सीकिंग अ स्टे ऑन द प्रपोज्ड टर्मिनेशन ऑफ इट्स पावर परचेज एग्रीमेंट। यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट का जो टर्मिनेशन किया गया था रिलायंस पावर की सब्सिडरी के ऊपर, उसको स्टे करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब उस पे क्या यहां पर हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज प्लीज्ड टू ग्रांट द मेंटेनेंस of status quo between the parties and has restrained Solar Energy Corporation Limited from taking any coercive actions। भैया रिस्ट्रेंड किया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को किसी भी तरह के खराब एक्शन को लेने से, ठीक है। तो ये अपडेट बेसिकली अगर हम देखें, ओवरऑल स्टे लगाया गया है। अब ये स्टे कितने टाइम पीरियड के लिए, तो पूरी ऑर्डर शीट में ही आपको पता चलेगा। जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती चलेंगी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आप अपडेटेड रहो और आप किसी भी रूमर में मत फंसो, ठीक है। इसी हफ्ते एक और अपडेट आई थी आपके एसबीआई की तरफ से, रिलायंस कम्युनिकेशन पर वो अपडेट थी, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर फिर से चीजें पड़ती ही रहती हैं। फ्रॉड केस बार बार उनके ऊपर चलता ही रहता है कि भैया जो भी डेट इन्होंने दिया उसके ऊपर फ्रॉड केस चला दिया पकड़ करके एसबीआई ने। तो ये चीजें बार बार यहां पर चलती रहती है। फ्रॉड हैज एब्सोल्युटली नो इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशन। ऑल्दो यहां पर क्लियर भी कर दिया गया था उसी दिन जब मैंने आपके साथ ये अपडेट डिस्कस करी थी, जब कंपनी ने अपडेट दी थी, हमने डिस्कस कर दिया था कि रिलायंस पावर पर इसका कोई भी बिजनेस ऑपरेशन पर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा।